कक्षा 12 अर्थशास्त्र, खंड खा समिष्ट अर्थशास्त्र, इकाई 6 मुद्रा एवं कोष आज का विषय है। अब खंड का खत्म हो गया, खंड खा स्टार्ट कर दिया गया है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक और परिश्रम करके कापी बनाएं, समस्या होने पर संपर्क करें या पूछें। बच्चों, आज का मेरा विषय है मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के प्रमुख कार्य। मुद्रा की परिभाषा के अंतर्गत मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय का माध्यम का मतलब एक दूसरी से वस्तु क्रय और विक्रय, लेन देन, अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद कर और उसे भुगतान करना। माध्यम मूल के मापक, मूल मापन क्या है? वस्तु विनिमय की कठिनाई क्या थी? अदला बदली में ये नहीं पता चलता था अमुक वस्तु के लिए कौन सी वस्तु कितनी दी जाए। तो मूल मापन की समस्या, तो मुद्रा ने उस समस्या का समाधान किया। मूल मापक कि किसी वस्तु का क्या मूल हो, ऋणों के अंतिम भुगतान, और जो ऋण है हमारे ऊपर कर्ज, उसका भुगतान मूल के संचय के साधन के रूप में। मूल संचय क्या है? वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या थी कि जब हम में ऊर्जा है, हम उत्पादन कर रहे हैं, जो अनाज या जो वस्तु है उसको संग्रह करके, स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। तो मूल संग्रह की समस्या के द्वारा मुद्रा के जन्म ने समाप्त किया। मूल संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं समान रूप से स्वीकार किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी, जिन्हें मोटे तौर पर हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। अब उस प्रकार के मुद्रा की परिभाषाएं वर्णनात्मक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं और सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इसके अंतर्गत वर्णात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषा इस वर्ग में, वर्णात्मक कार्यात्मक परिभाषा इस वर्ग में ये परिभाषाएं आती हैं जो मुद्रा के कार्य का वर्णन करती हैं। उन्हें वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषा कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं उल्लेखनीय है। नंबर 1, कॉर्बॉर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल मापक और भुगतान का साधन है। उसी प्रकार वैधानिक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत मुद्रा के संबंध में दूसरा विचार यह है कि वह किसी भी देश की वह वस्तु मुद्रा मानी जा सकती है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित किया है। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी गई मुद्रा कहलाती है। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, इस वर्ग में उन सभी परिभाषाओं को रखा जाता है जो मुद्रा की समान स्वीकृति पर बल देती है। इस वर्ग की प्रमुख परिभाषाएं है सेलिगन मैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सार्वग्रह प्राप्त हो। सार्वग्रह मतलब हर कोई उसे स्वीकार करे, स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। अब आपको मैं पढ़ाया जा रहा हूँ मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य के अंतर्गत नंबर 1, सुविधा की दृष्टि से हम मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, परंपरागत कार्य। मुद्रा के सभी परंपरागत या स्थैतिक कार्य उनके विनिमय के माध्यम की शाखाएं मात्र हैं। मुद्रा के कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के निम्नलिखित परंपरागत कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक कार्य, मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? इसके अंदर मुद्रा के सभी परंपरागत स्थैतिक कार्य उनके विनिमय के माध्यम से शाखाएं मात्र हैं।
नंबर 1, प्राथमिक कार्य वे कार्य हैं जो मुद्रा को सदैव प्रत्येक देश में व आर्थिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था में संपन्न किए हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी आधारभूत मौलिक कार्य अथवा आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के मुख्य कार्य नंबर 1, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम होता है, अर्थात मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम का कार्य करती है। हाँ, मुद्रा के प्रयोग से विनिमय कार्य प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? हम वस्तु से वस्तु बदलने में प्रत्यक्ष विनिमय करते हैं। अप्रत्यक्ष विनिमय का तो उसमें मुद्रा शामिल हो जाती है। हम मुद्रा में उस वस्तु का मूल माप करके वस्तु प्राप्त करते हैं, मुद्रा देते हैं, वो अप्रत्यक्ष कार्य हुआ। नंबर 2, मूल के मापन का कार्य। मूल मापन में क्या है कि जिस प्रकार के बिजली मापने के लिए किलोवाट, तापक्रम मापने के लिए डिग्री, तौल नापने के लिए किलोग्राम, पाउंड आदि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। गौण कार्य जो आर्थिक जीवन का विकास होने पर किए गए। गौण का मतलब सेकेंडरी सहायक कार्य। ये वे कार्य हैं जो मुद्रा द्वारा प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किए जाते हैं, इसलिए इनको सहायक या कभी कभी व्युत्पादिक कार्य भी कहा जाता है। ये कार्य निम्न प्रकार के होते हैं। भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान का आधार ये है कि हम अपनी व्यवस्था अवस्था के लिए कोई ऐसी मुद्रा को संचित कर लेते हैं जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब इसके अंतर्गत मूल का संचय। मनुष्य अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वर्तमान आय का भाग कुछ संचित करना चाहता है, परंतु उसे वह संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि उसकी बचत सुरक्षित है और वह उसका प्रयोग अपनी आवश्यकता कभी भी कर सकता है। मुद्रा का अधिक दूसरी कोई भी वस्तु क्रय शक्ति का संचय करने योग्य होती है, क्योंकि मुद्रा की उपयोगिता नष्ट नहीं होती। हर समय उसकी सहायता से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। मुद्रा की उपयोगिता नष्ट नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा संचय की जा सकती है, वो नाशवान नहीं होती। सरकार उसके तुल्य वचन देती है, मैं धारक को वचन देता हूँ, यदि मुद्रा संचय न करके वस्तु को संचय किया जाए, वस्तुएं नाशवान होती हैं, एक समय के बाद वो नष्ट हो जाती हैं। मूल का हस्तांतरण। मूल हस्तांतरण एक जटिल समस्या थी विनिमय में कि मान लीजिए मैं जौनपुर में रह रहा हूँ, अब मैं पलायन करके मैं दिल्ली रहना चाहता हूँ। अब दिल्ली जाने के लिए हम अपनी ज़मीन को कैसे दिल्ली ले जाएं? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दिल्ली वाला ज़मीन जौनपुर चाहता हो, जौनपुर वाला दिल्ली चाहता है, परंतु इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा सहायक हुई। मुद्रा द्वारा मूल का हस्तांतरण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि यह एक तरल संपत्ति है और उसमें समान स्वीकृति का गुण पाया जाता है। क्या तरल संपत्ति है? मुद्रा। भूमि तरल संपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद में बसना चाहता है, तो वह दिल्ली में स्थित मकान, बाग तथा अन्य संपत्तियों को मुद्रा में बेचकर उसी मुद्रा से इलाहाबाद में नया मकान, बाग अथवा अन्य संपत्ति है। आकस्मिक कार्य व गौण कार्य के अतिरिक्त मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय के वितरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं, आधुनिक युग में उत्पादक सामूहिक होता है, अर्थात उसमें भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, इसी से उत्पादन, यही सहयोग से उत्पादन होता है। आज सभी का सहयोग रहता था। उत्पादन के सभी साधनों को उनके योगदान के अनुपात में उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, वो मुद्रा के रूप में दिया जाता है। प्राचीन काल में किसान जमींदार काम लेने के बाद और
और मजदूरों को अनाज दे देता था। तो उसी को कह रहे हैं मुद्रा होने से समस्त राष्ट्रीय आय मुद्रा में ही आती जाती है और उत्पादन के प्रत्येक साधन, उत्पादन का है भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, उसके योगदान में अनुपात में उचित पुरस्कार दे दिया जाता है। साख का आधार, साख का आधार के अंतर्गत आधुनिक युग में साख जो व्यवसाय का आधार है मुद्रा पर ही आधारित है। नगद कोष के आधार पर ही बैंक का साख निर्माण करते हैं, अर्थात साखपत्र, बैंक नोट मुद्रा के आधार पर ही चलन में आते हैं। इस प्रकार आज का मेरा क्लास समाप्त हो गया। कक्षा 12 के छात्र अब गंभीरता पूर्वक किताब को ले लें, जो भी हो। मैं तो इस समय राजू से प्रैक्टिस पेपर से मैं करा रहा हूँ, राजू की बुक से करा रहा हूँ। आपकी मर्जी कोई भी किताब ले लें, परंतु मुझे ला करके कापी चेक कराएं। और आपका टेस्ट भी, परीक्षा भी होने की तैयारी हो रही है, आप सतर्क हो जाएं और गंभीर सुस्ती से बाहर निकलें और अपने कार्य में लग जाएं। धन्यवाद।